हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से अधिक संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव पर जोर देता है। उन्होंने जोर दिया कि व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने ज्ञान के निर्माण करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति और सामाजिक संपर्क बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से बच्चे जानकार समझदारों से समस्या सुलझाने की तकनीक सीखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा, गणितीय प्रणाली, स्मृति, रणनीतियों जैसे समाज के आविष्कारों का उपयोग करके सीखना शामिल है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सांस्कृतिक और समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक अनुभव प्रभावित करते हैं हम कैसा सोचते हैं। उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास समाज से समाज में भिन्न होता है, जो कि सांस्कृतिक मूल्यों और उपलब्ध कराने वाली भाषा जैसे मानसिक साधनों पर निर्भर करता है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जो वयस्कों द्वारा सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान सोच अपने बच्चों को समस्या समाधान करने के लिए उपयोग की जाती है। यह उनके विचार और योजना सामाजिक भाषण से निजी भाषण, बाद में आंतरिक भाषण को आकार देती है। बच्चे माता पिता और संस्कृति के अधिक अनुभवी सदस्यों के साथ बातचीत करके अपनी भाषा और ज्ञान को अपनाकर अपने समाज के मानसिक उपकरण प्राप्त करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बच्चे अपनी संस्कृति के उत्पाद होते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास न केवल सामाजिक संपर्क द्वारा होता है, बल्कि उन सांस्कृतिक संदर्भों में अविभाज्य जिसमें वे रहते हैं। बाल विकास कभी एकांत यात्रा नहीं हो सकती। बच्चे आमतौर पर तब सबसे तेजी से प्रगति करते जब वे एक विशेषज्ञ साथी के साथ हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक प्रकृति अंतर्विषयकता की अवधारणा से अधिग्रहित की जाती है, जो एक गतिविधि में प्रतिभागियों के बीच पारस्परिक साझा समझ को संदर्भित करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के, अब यहाँ पर लिखा है सामाजिक संपर्क। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है, पहले सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। सरल शब्दों में पहले लोगों के बीच और फिर बच्चे के अंदर। उनका मानना है कि छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं और सक्रिय रूप से स्वयं अधिगम में शामिल होते हैं। बच्चे सक्रिय भागीदार द्वारा नई समझ की खोज और विकास करते हैं। सामाजिक विकास में संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका। भाषा। वाइगोत्स्की एक व्यवहारवादी थे। उनका मानना था कि भाषा संचार उद्देश्यों के लिए सामाजिक उद्देश्यों के माध्यम से विकसित होती है। उन्होंने बाहरी दुनिया के साथ संवाद के लिए भाषण को एक महान उपकरण के रूप में देखा। वो भाषा के तीन रूप, सामाजिक भाषण, निजी भाषण और मौन आंतरिक भाषण के बीच अंतर करते हैं। सामाजिक भाषण का उपयोग अन्य लोगों से बात करने के लिए किया जाता है। निजी भाषण का उपयोग आत्मदिशा के लिए किया जाता है। अंत में निजी भाषण में अक्षमता कम हो जाती है क्योंकि वह एक स्वयं विनियमन कार्य की ओर ले जाती है और मौन आंतरिक भाषा में बदल जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार और भाषा जीवन की शुरुआत से अलग होती है। लगभग 3 साल की उम्र में इनका विलय हो जाता है। इस बिंदु पर भाषण और विचार अधिक अन्योन्याश्रित हो जाते हैं।
विचार मौखिक हो जाता है और भाषण प्रतिनिधित्वात्मक हो जाता है। वाइगोस्की निजी भाषण की सार्थकता का दस्तावेजीकरण करने वाला पहला सिद्धांतकार था। उन्होंने निजी भाषण को आंतरिक भाषण और सामाजिक भाषण के बीच परिवर्तन बिंदु माना। उन्होंने निजी भाषण को बच्चों के लिए गतिविधियों और रणनीतियों की योजना बनाने के साधन के रूप में देखा। निजी भाषण व्यवहार में आत्म-नियमन के लिए भी उपयोग किया जाता है। अधिक जानकार अन्य, इसको इंग्लिश में MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स भी बोला जाता है। MKO किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास किसी विशेष कार्य या अवधारणा के संबंध में सीखने वाले से अधिक ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए शिक्षक, अन्य वयस्क, कभी कभी कंप्यूटर भी हो सकते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि MKO एक पुराने वयस्क, शिक्षक या एक विशेषज्ञ को संदर्भित करता है। पारंपरिक MKO एक वृद्ध व्यक्ति होता है। हालांकि MKO को हमारे दोस्तों, छोटी बहन, भाई या यहाँ तक कि कंप्यूटर या सेल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रूप में भी संदर्भित कर सकते हैं। अगला है निकटवर्ती विकास का सिद्धांत। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इस अंतर से संबंधित है कि एक बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या हासिल कर सकता है और एक अधिक जानकार अन्य के मार्गदर्शन से क्या प्राप्त कर सकता है। यह उन कार्यों की श्रेणी को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के लिए अकेले महारत हासिल करने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन इसमें वयस्कों या अधिक कुशल साथियों मार्गदर्शन के साथ महारत हासिल की जाती है। इस प्रकार JDP का निचला स्तर समस्या सुलझाने का स्तर है, जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से काम करके पहुंच सकता है, और ऊपरी सीमा सोचने का स्तर है, जिसमें बच्चा एक सक्षम प्रशिक्षक की सहायता से हासिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा किताब पढ़ रहा होता है तब वो छात्र मदद करता है क्योंकि अन्य शब्द के उच्चारण से अनजान है। इसे वास्तविक विकास स्तर पर, जिसे स्वतंत्र समस्या हल करने के रूप में निर्धारित किया गया है, संभावित विकास स्तर, जिसे वयस्क मार्गदर्शन में या अधिक सक्षम साथियों के सहयोग से समस्या समाधान के रूप में निर्धारित किया गया है, वे रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको आप JDP भी बोलते हैं। निकटवर्ती विकास का सिद्धांत को JDP यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सहायता देना। वाइगोस्की ने सहायता देने के निर्देश को एक शिक्षार्थी के विकास के समर्थन में अधिक जानकार अन्य की भूमिका के रूप में परिभाषित किया है, या उस अगले स्तर पर पहुंचने के लिए समर्थन संरचना प्रदान करता है। एक शिक्षक का लक्ष्य छात्रों को स्वतंत्र, विद्यार्थी और समस्या को हल करने वाला बनाना है। शिक्षक सहायता देना सुनिश्चित करते ताकि शिक्षार्थी निश्चित कार्य को पूरा कर सके, अन्यथा वे अपने आप से इसे पूरा करने में असमर्थ होंगे। सहायता देने की महत्वपूर्ण विशेषताएं। सहायता देना छात्रों को उस कार्य को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है जिसे वह स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं थे। यह शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जब वे किसी कार्य को पूरा करने में समस्याओं का समाधान करते हैं। यह सीखने वाले की सीमा का विस्तार करता है। जब कोई छात्र अवधारणा को समझने में समस्या का सामना करता है तो एक शिक्षक सीधे समाधान प्रदान नहीं करता है, अपितु छात्रों की उसकी असफलता के पीछे का कारण पता लगाने के लिए अनुमति देनी चाहिए। यह उस कार्य को पूरा करने की अनुमति देता है जो बिना सहारे के असंभव होते हैं, या उन समस्याओं को हल करने के लिए अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सहायता है जिसे स्वतंत्र रूप से हल करना असंभव था। जरूरत पड़ने पर इसका
चयन चुनिंदा तरीकों से किया जाता है। प्रत्येक कार्य में इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। यह सीखने वाले पर निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते, इसलिए सभी शिक्षार्थियों को सहायता देना आवश्यक नहीं है। सहायता देने की रणनीतियाँ। कार्य में बच्चों की रुचि पर ध्यान दें। कक्षा में पढ़ाते समय व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। कार्य को प्रबंधित चरणों में तोड़ दें। यह एक छात्र को अवधारणा को आसानी से सीखने में मदद करता है। बच्चे को केंद्रित रखने के लिए कुछ दिशा प्रदान करें। छात्रों को उचित दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। हताश पैदा करने वाले कारणों को कम करें। एक शिक्षक को उन सभी कारणों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो छात्रों में निराशा पैदा करते हैं। मॉडल प्रदान करें। गतिविधियों की अपेक्षाओं को परिभाषित करें। यह बच्चों को किसी विशेष विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्युत्क्रम शिक्षण। इसको स्केल फोल्डिंग भी बोला जाता है। व्युत्क्रम शिक्षण उस पद्धति को संदर्भित करता है जिसमें छात्र समूह चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए एक छोटे समूह में शिक्षक बन जाते हैं। इसका उपयोग छात्रों की अधिगम क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षण अधिगम को द्विमार्गीय संचार प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद सवाल पूछता है। बाद में छात्र उस पाठ से संबंधित अपने प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक के व्यवहार के मॉडल का तैयार करता है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो अभी हम लोग सहायता देना पड़ रहे थे इसको स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। स्केप फोल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट आपका पार्ट था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सहाय प्रदत्त अधिगम। सहाय प्रदत्त अधिगम से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो अधिक जानकार वाले व्यक्ति की सहायता से प्राप्त होता है। यह एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसमें कोई भी व्यक्ति, अधिक जानकार व्यक्ति या मशीन छात्रों को अधिगम में सहायता करते हैं। अगला है सहयोगपूर्ण अधिगम। सहयोगपूर्ण अधिगम एक दृष्टिकोण है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक साथ सीखते हैं। इसमें समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ काम करने वाले शिक्षार्थियों के समूह शामिल है। इस प्रकार अधिगम में छात्रों को सहयोगपूर्ण तरीके से नई जानकारी प्राप्त करने में लाभ होता है। अगला है हमारा सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम एक दृष्टिकोण है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक सामान्य लक्ष्य के हिस्से में से अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक छात्रों से अपने प्रश्न लिखने के लिए कहता है। बाद में उन प्रश्नों का उपयोग परीक्षण बनाने के लिए किया जाता है। अंतर मनोवैज्ञानिक और भीतरी मनोवैज्ञानिक। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक 2 बार कार्य दिखाई देते हैं। पहले सामाजिक स्तर पर, जिसे अंतर मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है, और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर, जिसे भीतरी मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। सरल शब्दों में पहले लोगों के बीच और फिर बच्चों के अंदर। अगला है हमारा शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ का मतलब होता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि जब हम इसको अपने पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय उसको कैसे हम लागू कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो झूठ में छात्र की मेजें व्यवस्थित करें। यह भाषा, सामाजिक संपर्क और दूसरों से सीखने को बढ़ावा देता है। छात्रों को विद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। मॉडल प्रदान करें और गतिविधियों की अपेक्षाओं को परिभाषित करें। शिक्षक को एक सुविधा के रूप में कार्य करना चाहिए। छात्र को हर संभव माध्यम से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। समीपस्थ विकास यानी कि जेडीपी होता है। ऐसे पाठ्य बनाएं जो छात्रों की रुचि को आकर्षित करें और सामाजिक रूप से बातचीत करने समय उन्हें भाषा के लिए एक आधार प्रदान करें। एक शिक्षक को सहकारी अधिगम अभ्यासों का उपयोग करना चाहिए जहां कम सक्षम बच्चे अधिक कुशल साथियों की मदद विकसित कर सके।
तो ये थी आपकी वाइगोस्की के बारे में, जो कि विकास डेवलपमेंट के बारे में बताए थे, और उन्होंने जोर दिया था सामाजिक संस्कृति पर। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।